हाइपर वाइटामिनोसिस एक टर्म है जो कि आजकल बड़ी चल रही है और इसका जो ताल्लुक है वो है विटामिन जो हम लेते हैं, सप्लीमेंट जो लेते हैं उनसे। क्या नाम है इसका? हाइपर वाइटामिनोसिस। हाइपर वाइटामिनोसिस। तो ये क्या चीज़ है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है? कौन कौन सी सिचुएशंस में ये हमें ज़्यादा अफेक्ट करती है? क्या मल्टीविटामिन्स लेना सेहत के लिए मुज़र है या नहीं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और इन मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतनी गहरी नज़र से मत देखा करें ना। लेकिन आपकी कॉल्स भी हम ले लेंगे। ये भी आपको बता दें कि आप कॉल कर सकते हैं विटामिन मल्टीविटामिन्स के हवाले से। कोई भी आपका सवाल हो और साहबा मौजूद हैं। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो हाइपर वाइटामिनोसिस है क्या? एक्सेस ऑफ वाइटामिन, यानी कि आपके जिस्म में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा वो वाइटामिन जमा होना शुरू हो जाएं, ठीक है। और विटामिन जो सबसे ज़्यादा देखने में आता है वो विटामिन ए और विटामिन डी है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये जिस्म में स्टोर रहते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना वो इजीली वॉश आउट होते रहते हैं यूरिनेशन से, स्वेट से, तो सारी चीज़ें। अब हम बात क्यों कर रहे हैं हाइपर वाइटामिनोसिस की? क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में तो डॉक्टर मैं अक्सर पीछे चुप करके बैठी होती हूँ, लोग इतने मशवरे दे रहे होते हैं। एक बंदे का कहने की देर है कि मैं ना आजकल बहुत लेथार्जिक फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, या मेरे सर में दर्द रहता है, फिर तो देख आपने मल्टीविटामिन। तो हुआ क्या कि ये आपकी बॉडी में आपने चेक नहीं किया और एक्सेस आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो गई और उससे आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखने को आती हैं। और आपको पता है पाकिस्तान नंबर लास्ट टाइम तक 4th नंबर पे खड़ा था हाइपर वाइटामिनोसिस, यानी कि एक्सेस हम यूज करते हैं विदाउट बीइंग कि हमें जरूरत है कि नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको खानी जरूरी भी हैं, बिल्कुल है, वो एज के साथ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या करें? वो कौन सी चीजें, कौन से विटामिन हैं? अच्छा, अभी जो मैं आपको पीछे हम जो बात कर रहे हैं ना वो सप्लीमेंट्स की बात करें। देखो, हम खाने के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। अब सर्दियां आ रही हैं, हमें इंपॉर्टेंट विटामिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, डी चाहिए, बी चाहिए, जिंक चाहिए, तो ये हम खाने के जरिए जो हम लेंगे वो इजीली बॉडी में डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और वो एक्सेस में नहीं जाएंगे। अब हम अगर विटामिन डी, हमारा सोचो कि हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट तो 30 से अबव होना चाहिए, किसी का 40 है, और वो ऊपर से विटामिन डी के 2-2 लाख रुपए के 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स के इंजेक्शंस लेना शुरू हो गया है, तो वो तो जो कहाँ चला जाएगा? तो वो आप विटामिन डी खाने के जरिए पूरा करें। अंडा, चीज़, योगर्ट, मिल्क, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी, अगेन विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो आपको खाने के जरिए आप पूरा कर सकते। फ्रूट्स हैं, अब आ गया लेमन, ऑरेंजेस, आप सारी चीज़ें देख लें, पालक है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, गोभी है, ये सारी चीज़ें वो हैं। लेकिन हम तो इनको इतना पकाते हैं कि इनमें जो होता है वो तो निकल जाता है। ये एक मसला है जिसको हम बार बार कर रहे हैं और लोगों ने अब इस बात को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया। आई एम ग्लैड दैट उनका कुकिंग में जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। तो इससे ये होता है कि आप वो विटामिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है खुदा ना खास्ता आपको लेथार्जिक फीलिंग है, आपके फ्रीक्वेंट हेडेक्स है, डायरिया है, प्लीज़ एक प्रोफेशनल हेल्प लेके पहले आप मालूम करें कि रीज़न क्या है, उसके बाद जाए। बाय वर्ड ऑफ माउथ किसी को फायदा हुआ है, कहते हैं जी मैं तो विटामिन सी से बहुत अच्छा हो गया, नौशीन आप भी खाना मैं भी खाना शुरू कर दूं, तो दैट इज द मेन इशू जो आपको हाइपर वाइटामिनोसिस की तरफ लेके। जुलेखा साहिबा हैं जी रावलपिंडी से हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं, सवाल लेते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जुलेखा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल करेंगी? ये मैंने पूछना था, मेरा सवाल है कि मेरी बेटी है 12 साल की, उसकी अंथड़ियाँ जो हैं तो बहुत सेंसिटिव हैं, वो कुछ भी खाती है तो पेट में उसके तकलीफ हो जाती है और क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। तकरीबन 15-20 दिन से मुसलसल है, दिन रात उसके। तो मैं ये न्यूट्रिशन आई है तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो है भाई कुछ ऐसा बताएं हेल्दी खाना कि वो खाए तो एब्जॉर्ब भी हो जाए और उसकी ये तकलीफ कम हो जाए। तो डॉक्टरों ने ये कहा है कि इसकी सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, अंतड़ियाँ सेंसिटिव है जी, मैदा जो है वो सेंसिटिव होगा या अंतड़ियों का मामला है? इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, कोई इससे पहले गैस्ट्रो की कोई वॉमिटिंग डायरिया की एपिसोड ना हुई हो। सेकेंडली जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, हो सकता है वो बच्ची किसी चीज़ से एलर्जिक हो, ग्लूटेन एलर्जी, यानी कि आटे से, होल व्हीट से उसको एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कंप्लेन में बताया ना कि अंतड़ियाँ सेंसिटिव, वेरी लेमैन टर्म, लेकिन उसमें ये होता है। और एक और चीज़ भी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि दूध पीने से भी आपको दूध हजम नहीं होता, और ऐसे बच्चे फ्रीक्वेंटली कंप्लेन करते हैं कि उनको पेट में क्रैम्पिंग हो रही है और नोजिया वाली फीलिंग हो रही है। तो चाहे वो 15-20 दिन हुए हैं, इसको आप ऑब्जर्व करें। एक तो सॉफ्ट डाइट पे लेके जाएंगे आप। सॉफ्ट डाइट यानी कि खिचड़ी है, केला है, दही है,
और अगर आप सालन रोटी भी दे रहे हैं तो उसमें स्पाइसेस का, नमक मिर्च का खास आपने ख्याल रखना है। अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो फिर मैं ग्लूटेन एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि दूध के प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो रही है, या आपको आटा, होल व्हीट में ग्लूटेनिक प्रोटीन होता है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो ये दो चीजें हैं। इट्स अ प्रोलॉन्ग, कोई प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिएगा, मतलब बाय वर्ड ऑफ माउथ प्लीज मत जाइएगा। अच्छा, बच्चों के लिए भी होते हैं सप्लीमेंट्स, और वो उनकी ग्रोइंग एज होती है, वो कहते हैं पेरेंट्स भी देने के लिए तैयार होते हैं, डॉक्टर्स भी दे देते हैं, उनको क्या नुकसान होता है उससे? अच्छा, उसमें भी यही है कि जनरली आप कोशिश करें कि बच्चों की डाइट हेल्दी रहे, ठीक है। प्रोसेस खाने या फिजी ड्रिंक्स जो आपकी बॉडी से कैल्शियम को वॉश आउट करें, या जो आपका मतलब आपने प्रोसेस करा है तो सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है प्रोसेस खानों में। आप ख्याल करें कि उनका खाना जो है ना वो बैलेंस डाइट हो, और उसमें ये भी देखें कि जैसा इन्होंने भी कंप्लेंट बताई ना कि पेट में हो सकता है सिंपल डायरिया हो सकता है वो बच्ची ग्लूटेन एलर्जी डेवलप करी। इसी तरह अगर छोटे बच्चों में है, वो लेथार्जिक फील कर रहे हैं, उनको नहीं आ रहा, थक जाते हैं, तो पहले यू नीड टू फिगर आउट कि है IBS भी हो सकता है इस बच्ची को? IBS भी हो सकता है, लेकिन अब इन्होंने IBS के कुछ सिम्टम्स मुझे इस तरह बताए नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले ग्लूटेन और दूध पे होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, समझा तो दें। हाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो छोटी छोटी चीज से आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। उसमें ये होता है कि वो बेसिकली आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आपकी जो बड़ी अंतड़ियां उनको अफेक्ट करता है, और वहां पे आपकी प्रोटेक्टिव लाइनिंग को अफेक्ट करता है। और ऐसे लोग बहुत फ्रीक्वेंट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और क्या कहते हैं, उनको ना दूध हजम नहीं होता, उनको अक्सर आटा हजम नहीं होता, सेब हजम नहीं होता, उसकी एक पूरी फॉर्ड मैप लिस्ट है जिसको हम लेके चलते हैं। इससे मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले डिस्क्लेमर दे दिया करें हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता होता IBS वगैरह। मैं तो कहा है शिफा, बस डॉक्टर वो अभी कर, वो कुछ और है, ये अपने इल्म जानने की क्या जरूरत है कि आपको पता है IBS का, हमें नहीं पता है IBS का वर्ड यूज किया। नहीं, वेरी गुड पॉइंट, हमें बता दिया करें, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि IBS बाउंसर आता IBS में मैं सोच नहीं पड़ा IBS कौन है, क्या है, पूछना ही पड़ता है। नहीं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ हैं कॉलर है सायरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सायरा। अच्छा, क्वेश्चन ये है, जैसे मुझे विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन प्लस मुझे बहुत सारे विटामिन सूट नहीं करते, और मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, और जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ता है। तो ये बता सकते हैं कि कौन से विटामिन ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेट करते हैं? कुछ सवाल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, कौन सा विटामिन आपको सूट नहीं करता? आपको कोई स्पेसिफिक विटामिन ऐसा है जो स्पेसिफिक का नहीं पता होता, क्योंकि जो भी विटामिन डॉक्टर लिस्ट पे देते हैं वो मल्टी विटामिन होते हैं। अब ये उसके लिए टेस्ट नहीं करा सकते एलर्जी के लिए? नहीं, विटामिन के बेसिकली कैसे पता चले? सॉरी, अच्छा, आप एक तो ये चीज़ है कि आपने देखना है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले जो बात है, मैं पहले से बोल रही हूँ कि आपने देखना है कि सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर ये जो गोलियां हैं ये हजम नहीं हो रही, तो फिर आप डाइट पे जाएंगे। डाइट के जरिए आप उन सारे विटामिन्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो कि हम सप्लीमेंट्स में हजम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपकी बेसिक डाइट से आप शुरू करें। आप अंडा देखें, आप दूध देखें, योगर्ट देखें, दही देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आपके इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। और फिर आप फील करेंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बात सही कि बहुत से पेशेंट्स आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ, राइट, और हम उनको जब आयरन की देते हैं तो उनकी सबसे पहली कंप्लेंट ये होती है कॉन्स्टिपेशन हो गई है और नहीं हजम हो रहा, नॉजिया हो रहा है। फिर हम कोशिश करते हैं कि अच्छा फिर डाइट, हालांकि स्लो प्रोसेस है डाइट से, बट एटलीस्ट फुलफिल हो सकता है। तो ये वैसे एलर्जीज के बारे में कैसे पता करा सकती हैं? टेस्ट करा के? ये एलर्जी तो नहीं इन्होंने बोली, इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इन्हें ना विटामिन डाइजेस्ट, समटाइम्स आपकी जो इंटेस्टाइन स्टमक की लाइनिंग होती है वो सेंसिटिव होती है। तो फिर इसीलिए हम ऐसे पेशेंट्स को हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम डाइट के जरिए पूरा कर सकते हैं। और जो आप बात कर रहे हो ना, जो मेन टेस्ट हो जाते हैं वो विटामिन डी है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, ये सारी चीज़ें जो हम इजीली कर सकते हैं। अगर मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स के लिए आएंगे तो उसके भी इतने डिटेल टेस्ट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट शिफा, हम पूरी जो है मासेस को केटर करें, इंडिविजुअल टेस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लेकिन हमारा सरकारी इदारा, क्योंकि ये कॉल रावलपिंडी से थी, तो इनको हम बता दें कि NIH में एलर्जी के टेस्ट होते हैं। यस, वो तो होते हैं, NIH में तो होते हैं। हाँ, सरकारी इदारा है तो आए, अगर आपको बहुत महंगा नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो ये है सिलसिला। मिसेस राशिद भी है हमारे साथ, उनसे सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये मैंने अपनी बेटी का एक पूछना था। मेरी बेटी की उम्र 22 है ईयर्स, ठीक है। तो उसके सर में ना जब गर्मी आती है ना तो सर में खुश्की नहीं होती, तो वो जब सर्दियाँ आती है ना तो उनके वाइटनेस हो जाती है, सर पे रफ हो जाती है। एक्जिमा, ठीक है। एक्जिमा तो नहीं है? एक्जिमा तो नहीं है, माशाल्लाह सब ठीक है उसके। तो वो डॉक्टर ने इन्हें दी थी सोवल कोई टैबलेट दी थी 6 माह खाने को। तो उन्होंने 3-4 माह इस्तेमाल की थी, उसके बाद फिर हो गया। तो ये सर्दियाँ आते ही हो जाती हैं, तो वो कहते हैं इनकी हड्डियाँ कमजोर हैं कोई ऐसी। अच्छा, तो अच्छा, बेसिकली ये
एक तरह का सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी होता है ना, जिसमें आपकी बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये किसी एलर्जी की वजह से तो नहीं हो रहा है, कोई खाने की वजह से, कोई डाइटरी चेंज जब आता है तो उसकी वजह से तो नहीं है। कहते हैं उसके अलावा लेकिन ये सीजन भी तो ऐसा है ना कि इसके अंदर ड्राइनेस तो पहले भी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, और वो खुश्क जिल्द जो है वो इस सीजन के आते ही शुरू होती है। उसमें फिर ये होता है कि आपकी ऑयलिंग है, आपने पानी का इंटेक, क्योंकि सर्दियों में हम जनरली पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, तो दैट वाटर इंटेक इज डायरेक्टली लिंक टू द ड्राइनेस। आपने उस खास का ख्याल रखना है। आपने ये नोटिस करना है कि शैम्पू समटाइम्स शैम्पूज भी इंड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इनका तो सीजन चेंज हो रहा है, तो उसमें आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। पानी का इंटेक है या किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हो रही, या कोई ऐसी चीज़ वो खाते हैं या वो खाना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से सिम्टम सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगेन अभी जब हम बात करें, जितनी भी चीज़ें होंगी ना, दे नीड डिटेल हिस्ट्री टेकिंग। बिल्कुल, ऐसे नहीं हम बता सकते। एग्जैक्टली। गुजरांवाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये ना मेरा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड की एंजियोप्लास्टी हुई है, तो उन्होंने तकरीबन 3-4 मंथ से हुई है, तो उन्हें बहुत ज्यादा ना कमजोरी फील होती रहती है। कहते हैं मुझे सुस्ती रहती है, मेरे से कोई काम नहीं होता, तो उनके लिए कौन से विटामिन जो है ना वो कितने दिन हुए उनकी एंजियोप्लास्टी को? विटामिन लें। और दूसरा ये है कि ये जो बाल वगैरह गिरते हैं, इनके लिए कौन से विटामिन होने चाहिए? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, अगर एंजियोप्लास्टी हुई है तो इट्स हार्ट इन्वॉल्वमेंट। अगेन अ डिस्क्लेमर, हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे एज अ मास्टर्स को हम बात करें तो आपने उनके डॉक्टर से स्पेसिफिक ख्याल रख के पूछना है कि उनको कौन सी मल्टीविटामिन हम शुरू करा सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, बालों के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आयरन और एक बायोटिन। बायोटिन जो है बेसिकली सबसे अच्छा सोर्स जो बायोटिन का है वो अंडे की जर्दी है। आप अगर हाइपरटेंसिव नहीं है और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, तो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अंडा ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना बायोटिन के कैप्सूल्स भी आते हैं। अगेन आयरन अगर आपको लगता है डेफिशिएंट है तो आयरन का टेस्ट ज़रूर कराएं, आयरन फेरेटिन लेवल्स चेक कराएं, उसमें भी ये होता है कि बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं आपके। बिल्कुल सही। अच्छा, अदरवाइज बारिशों के सीजन में भी बाल गिरते हैं, तो वो भी एक सिलसिला था कि वो जो चल रहा था, बट दे हैव अ मेडिकल हिस्ट्री, तो इसीलिए हमने कहा कि सारी चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। सना है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं जी। सना पूछें, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे मालूम करना था कि बच्चों को हम कौन से विटामिन दें, क्योंकि कभी होता ये कि मैं उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मेरे बेटे को, तो जब मैंने दिया तो उसने मुझे कंप्लेन की कि मम्मा मुझे स्टमक एक हो रहा है, तो फिर मैं जो हूँ वो कोशिश करती हूँ कि उसको ना दूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही विटामिन मेरे ख्याल से शायद बेहतर रहते हैं। और क्योंकि क्या हम दे सकते मल्टीविटामिन या नहीं देने चाहिए, इसका मुझे बता दें। और इसके अलावा जो है 40+ जब आप होने लगते हैं तो कौन से विटामिन लेने चाहिए? मतलब कभी जैसे इंसोम्निया का भी प्रॉब्लम होता है किसी को, और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन जो है वो एज के साथ बढ़ने लगता है। सही है, तो इसका भी बता दीजिए प्लीज। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे के लिए हम कोशिश करते हैं थ्रू डाइटरी इंटेक उनका पूरा हो। ठीक है, अगर डाइटरी इंटेक अच्छी है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मल्टीविटामिन देने की जरूरत पड़ती है। बच्चों के लिए आती हैं वो मल्टीविटामिन की गोलियां, बड़े कलरफुल से आती हैं, सारी चीजें आती हैं। वो हम जनरली, अब वही वाली बात है कि बच्चा कितना पिकी ईटर है, बिल्कुल नहीं खाता, तो हमने उसके लिए बढ़ाना है, सारा कुछ करना है, तो वो सारी चीजें देखने को आती हैं। अब उसके बाद आपने देखना है कि इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिपेशन, पानी के इंटेक का खास ख्याल रखें आप। ठीक है। अबव 40 बीइंग अ फीमेल्स हमारे ज़्यादा देखने में आता है कि हमारी नर्व्स B12 जिसको हम कहते हैं, विटामिन B12 का आप ख्याल रखें, विटामिन D का ख्याल रखें, इसी तरह जो विटामिन B2 है, B6 है, ये सारी चीज़ें हैं जो मिल के एज अबव 40 ईयर्स ऑफ एज आपको हेल्प करती हैं। ठीक है। ख़वातीन में खास तौर पे किस किस चीज़ की कमी हो जाती है 40 के बाद? सबसे पहले तो आपकी हड्डियां, ऑस्टियोपोरोसिस जो आपका है ना, वो ऑनसेट हो चुका है। मतलब टू डू लिस्ट जरा बनाएं ख़वातीन के लिए कि 40 के बाद उनको पहली चीज़ करनी क्या चाहिए? सबसे पहले आप देखें कि आपके विटामिन D लेवल्स कितने हैं, आपके कैल्शियम और किस तरीके से है, आपका क्या तरीका है। उसके बाद विटामिन C, क्योंकि वो आपकी अलर्ट लेवल को, क्योंकि आप पूरे घर की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। विटामिन B12,
ये वो चीज़ें हैं जो कि क्योंकि अक्सर ख़वातीन फील करती हैं कि ये भारी हो गए शोल्डर्स, हमसे नहीं काम हो रहा। फिर आयरन और फेरेटिन, ये चीज़ें हमें अक्सर आगे देखने में आया कि ख़वातीन अनीमिक होती चली जाती हैं, दो वो रिप्रोडक्टिव एज से निकल गई हैं लेकिन स्टिल उनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। अच्छा, रिप्रोडक्टिव एज से निकलने के बाद मेनोपॉजल एज में एंटर होते हुए भी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं, उसमें क्या करें? अच्छा, उसमें यही है कि अगेन आपने सिम्टम्स के साथ चलना है। देयर आर फ्यू वुमेन हु डू नॉट कंप्लेन अदर देन बॉडी एक्स। ज़्यादातर देखने में क्या आता है कि आपको बॉडी एक सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं, जो उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। एक तो वेट मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मेनोपॉज शुरू होता है आपका वेट बढ़ने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसका आपने खास ख्याल रखना है, फिजिकल एक्टिविटी का आपने खास ख्याल रखना है, पानी के इनटेक का आपने रखना है, जितनी फ्रेश डाइट, जो सीजन की सब्जियां और फ्रूट्स हैं ना, ये बात मतलब इस प्लेटफॉर्म से मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक रीजन से बनाई है। सर्दियाँ हो तो आप सर्दियों वाली यूज़ करें, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों, क्योंकि वो उसमें वो चीज़ें हैं जो आपको अंदर स्पेसिफिक रीजन सीजन आपको चाहिए, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगे। मतलब आपको पैसों के खर्च करने की भी हाँ, मतलब ये देखें ना कि सर्दियों में हम मैंगोज खा रहे होते हैं और गर्मियों में हमें चाहिए होती है स्ट्रॉबेरीज, तो वो सारी फ्रोजन निकल रहा होता है। सारे काम भी तो उल्टे ही है ना। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, एक सिर्फ आखिर में हमारे पास बस बहुत कम वक्त रह गया, बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्कआउट करने के लिए जाते हैं वो मल्टीविटामिन्स बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। बिल्कुल, तो प्रोटीन शेक्स होते हैं, इसका नुकसान? प्रोटीन शेक्स का यस, अगर सबसे पहले ये डिस्क्लेम ये भी है कि जो लोग वेट गेन करना चाह रहे होते हैं ना शिफा, उनके लिए स्पेशल पॉइंट है कि आप कोशिश करें कि आप वे प्रोटीन से नहीं, नेचुरल प्रोटीन्स, अंडा, मुर्गी, मछली, दालें, बीन्स, इनके जरिए आप लें। अगर आप बहुत एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं, फिर मैं पेशेंट से कहती हूँ कि, और वो भी जो वेट लॉस या मसल बिल्डअप के लिए, वो प्रोटीन शेक ले सकते हैं। उसका भी एक स्पेसिफिक स्कूप अमाउंट होता है। अगेन ये प्रोटीन्स हैं, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई रीनल इन्वॉल्वमेंट है, आपको लगता है कि आपकी गुर्दे इन्वॉल्व है, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। बाय वर्ड ऑफ माउथ आपने प्रोटीन शेक्स नहीं फॉलो करने, क्योंकि हड्डियां इन्वॉल्व हैं, वही सारी चीजें आ जाती हैं, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, ये सारी इंपॉर्टेंट जो मल्टीविटामिन्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। डन जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन,